नमस्कार साथियों के इफेक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। इस तरीके का जजमेंट आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, जब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं आजादी के बाद से, तब तक ऐसा फैसला कभी नहीं आया था। नॉर्मली कोई सोचे भी कि इस तरीके की चीज पे इस तरीके का फैसला आएगा जो आगामी आने वाले बहुत सारे जजमेंट को प्रभावित करेगा, और एक जबरदस्त फैसला, मतलब इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मामला क्या है, फैसला क्या है, इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं विषय क्या था। ये देखिए, एक विषय था कि कोई अंग्रेज शासक रहा है, जो उस समय होते थे ना, लॉर्ड और क्या क्या वगैरह। उसके दो बेटे थे। उसके दोनों बेटे की एक कब्र है मद्रास में। मद्रास में एक लॉ कॉलेज है, चेन्नई में एक लॉ कॉलेज है, और उस लॉ कॉलेज के कैंपस के अंदर है। उस पे वो ये कब्र है लगभग 1668 या 1670 के आसपास की। इस पे 1921 में, भारत में चूंकि अंग्रेजों का शासन था, तो 1921 में इस पे एक टॉम बना दिया गया, एक गुंबद बना दिया गया। और गुंबद बना करके अंग्रेजों ने इसको प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया। अंग्रेजों का समय था, घोषित कर दिया। अब वहां पे डेवलपमेंट के कुछ काम होने हैं, और डेवलपमेंट के उस काम में ये मजार या एक कब्रिस्तान, जो भी, या एक कब्र कह लीजिए या टॉम गुंबद कह लीजिए, यह बाधा बन रहा है। इसको तोड़ने की बात आई। मामला मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा तो पीछे पीछे टीएमसी, डीएमके के कुछ नेता, टीएमसी याद आ रहा है आजकल, डीएमके के कुछ नेता भी पहुंच गए, या उसके पार्टी से संबंधित लोग भी पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि साहब, ये प्रोटेक्टेड साइट है, 100 साल से पुरानी है, इसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट माना नहीं। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इसको बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने का आदेश दे दिया। अब इसके पूरे ग्राउंड को समझते हैं। देखिए, 1921 में बना, भारत में एक एक्ट है, एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट 1956। यह लगभग हर स्टेट में भी है। इस एक्ट के तहत दो बातें होती हैं कि अगर कोई पुराना आर्किटेक्चर जो 100 साल से पुराना है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर वो इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड है तो। दूसरी चीज कि उस वो जो आर्किटेक्चर है उसमें कुछ नयापन होना चाहिए, कुछ खासियत होनी चाहिए, कुछ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, कुछ विरासत टाइप की चीजें होनी चाहिए। मतलब कुछ मिलाकर वो अनोखा टाइप का हो, जिससे कुछ सीखा जा सके, जिसपे कुछ रिसर्च किया जा सके, जिसमें किसी की विरासत झलकती हो, तब तो वो इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्टेड होगा। अदरवाइज आदेश के बाद भी वह चीज इस एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड नहीं होगी। इस बात को ग्राउंड बनाया मद्रास हाई कोर्ट ने। अच्छा, एक चीज क्या है कि तमिलनाडु में ईसाइयों की सरकार है, ये तो कहने में कोई गुरेज है नहीं। तो इनको लगता है कि जो अंग्रेज थे यही हमारे माई बाप थे, भारत के लोग हमारी माँ बाप नहीं थे। भारत में जो आयातित धर्म है, इन धर्म के फॉलोअर्स को यह लगता है कि हम लोग भारत के नहीं हैं। किसी को लगता है कि बाबर, हुमायूं हमारे पिता थे, किसी को लगता है कि शाहजहां हमारा पिता था, किसी को लगता है कि मुगल हमारे पिता थे, किसी को लगता है कि अंग्रेज हमारे पिता है। जबकि इनका इनसे कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी अभी तक ये मानसिकता मुसलमानों के अंदर थी, अब यह मानसिकता ईसाइयों के अंदर भी आ गई है। यह बड़ी खतरनाक मानसिकता है। इस तरीके की सोच बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। अब आते हैं फैसले पे। हाई कोर्ट ने कहा कि कब्र को जहां मन करे वहां ले जाओ, इस गुंबद को जहां मन करे वहां ले जाओ, हमें नहीं मतलब है, हम कुछ इसमें सुनना नहीं चाहते हैं, और यह तोड़ा जाएगा अगर ये विकास में बाधा बन रहा है।
उसके साथ पैराग्राफ 2 में कोर्ट ने एक बात और कही। हाई कोर्ट ने कहा कि आप आजाद हो चुके हैं, लेकिन आपकी गुलामी वाली मानसिकता नहीं गई। जो लोग इसके खिलाफ गए थे कोर्ट में, उनको कहा, उनके वकील से कहा मद्रास हाई कोर्ट ने कि आप आजाद हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर से गुलामी वाली मानसिकता नहीं गई। जिनकी ये कब्रें हैं, जिन्होंने बनवाई है, वो सब इस देश को छोड़ करके जा चुके हैं। अब आप आजादी वाली मानसिकता में आइए। अब आपका अपना कानून है, अब आपका अपना नियम है। ये क्या रट लगा रखे हैं कि प्रोटेक्टेड साइड है, प्रोटेक्टेड साइड है, प्रोटेक्टेड साइड है? क्या मतलब है इसका? जिनकी है, जिन्होंने बनवाया, जिन्होंने प्रोटेक्टेड किया, वो सब इस देश छोड़ करके जा चुके हैं। देश आजाद है। लेकिन नहीं भाई, उनको तो वो चूंकि ईसाइयों की कब्र है तो उनको उनको अपना माई बाप मानना है। वो भले ही अंग्रेज थे, हमारे ऊपर शासन किए, हमको गुलाम बना के रखे रहे, इससे कोई लेना देना नहीं। मानसिकता यहां दूसरी है। उसी मानसिकता पे डायरेक्ट मद्रास हाई कोर्ट ने चोट कर दी। अच्छा, एक चीज और है इस पूरे मसले में, जो ये जगह जगह मजारें बना दी जा रही हैं, कुछ भी बना दिया जा रहा है, कोई भी बात घूम करके चली आ रही है, इसको भी लेकर के इस पे ग्राउंड बनेगा। जब कोर्ट में मामले जाएंगे तो वहां पूछा जाएगा। दूसरी चीज कि किसी स्थान पे, किसी जगह पे, किसी प्लेस पे अगर कोई भी आर्किटेक्चर बना है, वह आर्किटेक्चर 100 साल पुराना है, उसमें कोई अपने भारत की विरासत कोई झलकती है, या कोई बहुत अनोखी बिल्डिंग है, या उससे कुछ मतलब आप सीख सकते हैं, वो रिसर्च का विषय है, दुनिया में कोई अनोखा है, तब तो इस एक्ट के तहत, मोनुमेंट एक्ट 1950 लोग अपील लेकर रहे थे कि कब्र को कह रहे हैं कि उठा करके जज साहब लेकर के चले जाएं, लेकिन जज साहब का तो फैसला आ गया कि नहीं भैया, ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी उठा करके लाइए और कह दीजिए कि साहब ये 100 साल पुराना है और विकास में बाधा पड़ रहा है तो इसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो उसको नहीं तोड़ा जा सकता, तो फिर इस जरूरत तो काम ही नहीं होगा देश में। अच्छा, ये कोई धार्मिक प्लेस है नहीं कि चलिए कोई धार्मिक प्लेस है और ये इस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि 1660 या 1670 के आसपास 2 अंग्रेज मरे, दफना दिए गए। 1921 में उन्हीं का शासन था। उन अंग्रेजों ने उसको, उस पे गुंबद बनवा करके उसको प्रोटेक्टेड कर दिया। तो अब भारत में रहने वाले अब लोगों को क्या पेन हो रहा है भाई, क्या दर्द हो रहा है? हाईकोर्ट के इस तरीके के फैसले कभी आए नहीं है। हाई कोर्ट किस तरीके के फैसले देता है कि कोई चीज हाई कोर्ट के परिसर में है, वो डिस्टर्ब कर रही है, कुछ कुछ जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, आपने देखा था कि एक वहां पे मस्जिद बनी हुई थी, उसमें अजानें होती थी, फिर एक ऑर्डर पास हुआ कि उसका वॉल्यूम धीमा कर लिया जाएगा, लेकिन वो बार बार की रोज रोज की टंटा पड़ गया था। इसी तरीके का पटना हाई कोर्ट के पास था, उसमें दोनों में हाई कोर्ट ने सीधे गिराने का आदेश दे दिया। लेकिन जहां पे कोर्ट को या किसी नेशनल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग के इर्द गिर्द, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग होती है उसके इर्द गिर्द 50 मीटर के दायरे में आप कुछ बना नहीं सकते हैं, उससे ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, सब सारे नियम हैं इस देश के अंदर। लेकिन उससे बाहर का ये पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने इतना सख्त आदेश दिया है, और इसके लिए कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम किसी जज साहब को समझ में तो आया कि ये सब चीजें कितनी गलत हैं, इसके वजह से इस देश में किस किस तरीके का माहौल रचा जाता है, किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। कोर्टें इस तरीके का फैसला नहीं देती हैं। कोर्टें अगर इस तरीके का फैसला देने लगेंगी और जजमेंट इस तरीके का लैंडमार्क जजमेंट आने लगेगा, तो निश्चित तौर पे जुडिशरी में लोगों का विश्वास बढ़ेगा, इस देश के लोगों का, और साथ के साथ रिस्पेक्ट मिलेगा जुडिशरी को। मैं बहुत बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पे बहुत सारे वीडियोस बनाता रहता हूं, बहुत सारी आलोचनाएं भी करता रहता हूं, लेकिन इस फैसले के लिए मद्रास हाई कोर्ट बधाई की पात्र है। यह लैंडमार्क फैसला है।
हालांकि इसकी चर्चा नहीं हुई कहीं, बहुत कम जगह, कुछ कुछ जगह किसी ने, मुझको लगता है कि यूट्यूब पे शायद ही किसी ने, एक आध व्यक्ति ने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, वो भी लॉ बैकग्राउंड के किसी व्यक्ति ने, और अखबारों में भी बहुत नहीं छपा है, कुछ लाइव लॉ वेबसाइट पे कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में छपा है, उन सब चीजों के बारे में छपा है। जजमेंट लेकिन ऑनलाइन है, इसको कोई पढ़ना चाहे तो जाकर के पढ़ सकता है कि इसमें क्या क्या चीजें, बातें तो बहुत उसमें लिखी गई हैं, बड़ा जजमेंट है, लेकिन जो जजमेंट की मुख्य बातें हैं वो मैं बता रहा हूं। आप सोचिए कि चंद्रचूड़ साहब होते तो क्या कहते, कहते नहीं भाई 100 साल पुरानी चीज है, कैसे हटाया जा सकता है, तुम ही लोग विकास विकास अपना दूसरी तरफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट कर लो, ऊपर से सरकार कैसी है तमिलनाडु में, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, पेटीएम फोन पे का नंबर दिया हुआ है, अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूट भी करिएगा। एक चीज और क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से, कि मैं दोस्तों कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं एक एनालिस्ट हूं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूं, तो मुझको पत्रकार मत समझा करिए, मैं एक एनालिस्ट हूं। इसीलिए पत्रकारिता की जो गाइडलाइन है मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं एक एनालिसिस करने वाले की जो गाइडलाइन होती है, एक एनालिस्ट की जो गाइडलाइन होती है, मैं उसको फॉलो करता हूं। तो ये थी बात, ये थी चीजें। सभी को नमस्कार, पुनः जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।